बिहार विधानसभा 2025 को लेकर अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। दरअसल आज चुनाव आयोग ऐलान करने जा रहा है कि बिहार में चुनाव कब होंगे और कितने चरणों में संपन्न होंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि वोटों की गिनती कब होगी। बिहार में राजनीतिक दल अपने अपने कैंपेन में पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है, इसलिए चुनाव 22 नवंबर से पहले संपन्न हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार में इस बार शुरू की गई नई पहलें भविष्य में पूरे देश में लागू की जाएंगी। दूसरी ओर कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा उठाकर अपनी विरासत की जमीन बचाने की कोशिश में जुटी है और पूरे देश में अपनी राजनीतिक पैठ तलाश रही है। लेकिन अब सबकी निगाहें बिहार की जनता पर टिकी हुई है। अब बिहार के मतदाता ही तय करेंगे कि किस तरह की सरकार उन्हें चाहिए और कौन सच्चाई के साथ विकास और स्थिरता ला सकता है। इस बार का चुनाव केवल सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि जनता का निर्णय भी होगा कि वे अपने भविष्य के लिए किसको चुनते हैं। बिहार के लिए यह निर्णायक क्षण है और पूरे देश की नजरें इस चुनाव पर टिकी है। तो बिहार में अब की बार किसकी बार आएगी, बिहार में किसको लॉस होगा और कौन बिहार का बॉस बनेगा, ये तो देखने वाली बात ही होगी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली के ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा और कितने फेज में चुनाव होंगे इसका भी ऐलान किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट है सौरभ? जी देखिए, मैं इसमें जो जेडीयू पार्टी है जिसकी सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो इसी मुख्यालय में खड़ा हूँ। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, राजीव जी हैं। सर, आज 4 बजे ऐलान होने वाला है, क्या स्थिति देखते हैं? आप लोग कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। देखिए, ये नारा नहीं है, ये बिहार की सच्चाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस राज्य ने अविश्वसनीय, अकल्पनीय विकास हासिल किया है और लगातार आधारभूत संरचना से लेकर बेहतर कानून व्यवस्था, नौकरियां, रोजगार, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, ये बेशुमार उपलब्धियों के ये 20 साल हैं। और नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वसम्मत चेहरा हैं। उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक बड़ी जीत निसंदेह जनता के आशीर्वाद से एनडीए को मिलने जा रही है। अगर चुनाव आयोग की बात करें तो आज चुनाव की घोषणा होगी। आप लोग कह रहे हैं कि 1 चरण में होना चाहिए, जबकि आपकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी कह रही है 2 चरणों में होना चाहिए। देखिए, हर पार्टी अपनी बात रखती है, अंततः निर्णय आयोग को लेना है। आयोग जो भी निर्णय लेगा, हमने तो 1 चरण में इसलिए कहा है कि कानून व्यवस्था बिहार की बेहतर है, आधारभूत संरचना इतनी समृद्ध है कि अब पोलिंग पार्टीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कोई कठिनाई नहीं है। तो हम तो जरूर चाहते हैं कि 1 चरण में हो, लेकिन आयोग जो भी निर्णय लेगा हम पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ अभियान में लगेंगे। 2 छोटे-छोटे सवाल लेंगे। प्रशांत किशोर क्या फैक्टर है इस बार? प्रशांत किशोर जी बस मीडिया में है। जमीन पर 1 से 10 पर नीतीश कुमार जी हैं, उसके बाद ही बिहार में गिनती शुरू होती है। अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो करें कि एनडीए जा रहा है, महागठबंधन आ रहा है। अब महागठबंधन किधर से आएगा मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन इतनी बात तय है कि जंगल राज उनका पिंड नहीं छोड़ रहा है। अब ये जंगल राज वाले अगर कहेंगे कि सत्ता में आए तो फिर उस दौर के खौफनाक मंजर को लोग भूल नहीं पाते हैं। कभी गलती से भी सत्ता उनको नहीं मिलने जा रही है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। जेडीयू पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए? पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ एक बड़ी जीत, और निसंदेह इस जीत के साथ बिहार की जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव जी, तो उनका साफ तौर से विश्वास है कि जेडीयू पार्टी जो है पूरी तरह से तैयार है और दावा कर रही है कि चुनाव आयोग से मिलकर ये मांग उसने किया था कि बिहार में 1 चरण में ही चुनाव होना चाहिए। शिवांगी,
बिल्कुल सौरभ, और 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तमाम जिसकी घड़ी का इंतजार है वो भी समाप्त हो जाएगा। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा में वापस लौटेंगे तमाम पैनलिस्ट, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। परिचय आपसे करा देती हूँ, हमारे साथ आरजेडी के नेता सैफ अली खान जी जुड़ चुके हैं। सैफ अली जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी जी जुड़ चुके हैं। मलिक जी, आपका बहुत स्वागत। जेडीयू के प्रवक्ता हिमांशु कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बीजेपी के नेता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अविनाश सिंह जी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सैफ अली खान जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगी। वोट बैंक को रखने के लिए क्या रणनीति जो है आरजेडी इस बार अपना रही है? देखिए, आरजेडी का कोई अपना वोट बैंक नहीं है। आरजेडी के लिए, लालू प्रसाद यादव जी के लिए गरीबों के मन में, पिछड़ों और अति पिछड़ों दलितों के मन में और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के ऊपर जो प्यार है, के अंदर जो प्यार है, उस प्यार के भरोसे हमारी पार्टी आज से नहीं 95 के चुनाव से लगातार सारे छल प्रपंच के बावजूद हम एक अच्छा वोट परसेंटेज लेते रहे। और जो लोग सामंती लोग हैं, जिनको हम लोगों ने साइड लाइन करने का काम किया, अभी हम आपके जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी थे, वो लगातार 90 से लेके 2005 तक अभिन्न अंग थे राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल के। और सारी हुल्लड़बाजियां जो होती थी, वीडियो क्लिप अगर उनका दिखा दें तो जंगल राज के सरगनाओं में वही लोग थे जिन्होंने सबसे ज्यादा रोटी और मलाई खाई। आज भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी हो या कि जनता दल यूनाइटेड में विजेंद्र यादव हो या दूसरे लोग हों, जितने लोग हैं सबके सब जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही थे जो आज वहां जाके हमारी बुराई कर रहे हैं। कोई इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेताओं के जाने से हमारा वोट परसेंटेज कभी कुछ कम नहीं हुआ। हाँ, कहीं कहीं हमारी स्टेमिना थोड़ा कमजोर हो जाती थी। अभी एक नई ऊर्जा की, नई शक्ति के साथ तेजस्वी यादव जी ने उन शक्तियों को, उन लोगों को जोड़ा है, और जिससे हमें पिछले चुनाव में भी एक बड़ी भारी सफलता मिलते मिलते हम कहीं अनुभव के ग्राउंड पे हम चूक गए थे। और इस बार हम शायद पिछले बार से अच्छा परफॉर्म करें और सरकार बनाना तो लोग तय मान रहे हैं, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जहां तक जंगल राज चिल्ला रहे ये लोग, ये वही लोग थे जो आगे आगे करते, जिनके वजह से हमारी पार्टी की बदनामी होती थी। और आज जंगल राज की बात होती थी तो क्राइम के मामले में बिहार 17वें में, कभी 7वें में पोजीशन में रहा करता था। अभी एनसीआरबी का जो हिमांशु जी, सैफ अली खान जी कह रहे हैं कि 2025 में सत्ता बनाना तय है, लेकिन जेडीयू कह रही है 2025 से 2030 नीतीश कुमार, ये नारा इस बार दिया जा रहा है। सीधा अब चर्चा में वापस लौटेंगे। हिमांशु कुमार जी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता बने हुए हैं। हिमांशु जी, 2025 से 2030 फिर से नीतीश, जेडीयू का नारा, क्या कहेंगे इसको लेकर? फिर से वही दावा, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो है वादा ठोका जा रहा है इस बार चुनाव में। हिमांशु जी, नमस्कार सभी को, सभी पैनलिस्ट को और आपको भी महोदया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ने जो विकास के काम किए हैं बिहार के लिए, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, सभी जगह पहुंचाना। आज के समय में आप बिहार के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी जिले से अगर पटना पहुंचना हो तो 4.5-5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। तो जो नीतीश सरकार रही है, उन्होंने जो भी वादा किया है वो बिहार की जनता देख रही है और सभी वादों को उन्होंने पूरा किया है। तो बिहार की जनता की मेमोरी इतनी कमजोर नहीं है, उन्हें आज भी याद है 90 से लेकर 2005 का वो जो समय काल था, जो जंगल राज का समय काल था, जिसमें न तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति थी, न ही विकास तो मुद्दा ही नहीं था। आज भी विपक्ष वही चाह रही है, विपक्ष के पास आज भी विकास का मुद्दा नहीं है, तो अनावश्यक चीजें, SIR का मुद्दा, जो चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया, ये सब चीजों को बीच बीच में लाते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो विकास पे नीतीश कुमार के साथ वो किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। उनकी जो सरकार रही है पूर्ववर्ती, वो उनका कोई काम नहीं रहा है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी आएंगे 2025 से 30, इसमें कोई संशय नहीं है। और बिहार की जनता पूरी तरह सरकार के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी जी बने हुए हैं।
मलिक जी, ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास के मुद्दे को लेकर विपक्ष को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन विपक्ष विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन इर्द गिर्द उसके कोई ना कोई मुद्दा उठा ले रही है। एसआईआर का मुद्दा विपक्ष ने उठाया है। जिस तरीके से ये आरोप लगातार विपक्ष पर लगते रहे, तो क्या विपक्ष पर कांग्रेस के पास क्या विपक्ष का कोई वो मुद्दा नहीं है? जिस तरीके से विकास का कोई मुद्दा नहीं है, माफ कीजिएगा, और लगातार ये देख रहे हैं कि बिहार का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन बिहार में अपनी विरासत की जमीन को बचाने के लिए कांग्रेस किस तरीके की रणनीति को अपना रही है? मलिक जावेद जी। हमारी कांग्रेस के सभी साथी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अपनी नीतियों को बता रहे हैं, और भ्रष्टाचार जो 20 सालों में हुआ है नीतीश कुमार जी के सुपरविजन में, उसका भी उजागर कर रहे हैं। 71,000 करोड़ का घोटाला सीएजी ने खुद उजागर किया है, और बिहार ऐसा प्रदेश बना है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन पुल अगर कहीं गिरे हैं तो वो बिहार में गिरे हैं। तो पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार को दिया है शूटर उद्योग और शराब सप्लाई इंडस्ट्री दी है। पलायन, बहुत ज्यादा पलायन हुआ है बिहार से। बिहार के लोग रोजगार मांग रहे हैं, नौकरियां मांग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार विफल हुए हैं। अभी एनसीआर का आता है, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बात करते हैं भाजपा के और जेडीयू के मेरे साथी, लेकिन एनसीआर का भी। तो हम बीजेपी के नेता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। खेमचंद जी, इस बार बीजेपी अपने सहयोगी दल और गठबंधन के साथ कितनी मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, और इस बार चुनाव में क्या रणनीति रहेगी? खेमचंद जी। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, मेरी सूचना के अनुसार, मेरी जानकारी के अनुसार, जिस तरीके से हम अपने मित्रों से बिहार में बात कर रहे हैं, हजारों की संख्या में हमारे मित्र वहां पे रहते हैं और दिल्ली में भी रहते हैं, हर बार एक ही चर्चा है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, आदरणीय नीतीश जी हमारे नेता हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो बिहार की जनता जानती है कि नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी है, वही बिहार को विकसित बिहार बना सकती है, और भारत की जो विकसित भारत यात्रा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इन दोनों को पुनः सत्ता देना बहुत जरूरी है, इन दोनों के हाथों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और उनको ये भी याद है, क्योंकि 1-1.5 साल जो पीछे जेडीयू के साथ आरजेडी की सरकार रही, तो जो नई जनरेशन लालू जी और राबड़ी जी के जंगल राज को भूल गई थी, वो सारी यादें वापस आ गई थी। 1-1.5 साल में इन्होंने 4th क्लास की जो जॉब होती है वो देने के लिए गरीबों की जमीन अपने नाम करा ली, उनके खेत अपने नाम करा लिए, और उसका कोर्ट में केस चल रहा है। और एक के नहीं, कई ऐसे गरीबों के इन्होंने अपनी जमीन अपने नाम करा ली जिनको 4th क्लास जॉब इन्होंने दी। तो बिना पर्ची और बिना खर्ची के जिस तरीके से इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, उससे लोगों में वो पुराना जो जंगल राज है वो सामने आ गया, और फिर से लोग वहां पे लूटपाट करने लग गए थे, दुकानें लूटने लग गए थे, लोगों को अगवा करने लग गए थे, अगवा करके पैसे मांगने लग गए थे। तो ये सारी चीजें युवा वर्ग ने भी देखी, और युवा वर्ग दूसरी तरफ देख रहा है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आज बिहार के लिए चिंतित हैं, बिहार के लिए भिन्न योजनाएं ला रहे हैं, बहनों के लिए सम्मान राशि दे रहे हैं, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सम्मान राशि दे रहे हैं। आज कोई भूखा नहीं सो रहा है, क्योंकि पीएम सभी को भोजन दे रहे हैं, गांवों तक सड़क बनी है, घर घर तक बिजली गई है। डिजिटल क्रांति के तहत आज दिल्ली और मुंबई में काम करने वाले बिहार के युवा अपने गांव से भी आज रिमोटली काम कर पा रहे हैं। जी, लेकिन विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता रहता है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, जिस तरीके से अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी जी कह रहे थे। ठीक है, फिलहाल और अविनाश जी आपसे सवाल लेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश जी, आज 4 बजे चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन मुद्दों की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है इस बार बिहार की जनता के क्या मुद्दे रहेंगे? विकास या फिर जातिगत राजनीति, जातिगत समीकरण, क्या लग रहा है? क्या समीकरण निकालेंगे आप अविनाश जी? जी, आपको नमस्कार, सभी को नमस्कार, जय जय श्री राम। देखिए, बात तो विकास की ही होती है, पर वोट जात के नाम पे ही पड़ता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो तमिलनाडु का इलेक्शन हो, चाहे वो कर्नाटक का इलेक्शन हो, और बिहार से बैठ के ऐसा लगता है कि बिहार में जातिवाद ज्यादा है, पर हर जगह, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, यूपी हो, हर जगह जात के नाम पे वोट पड़ता है। बट मूलतः जो है वो डेवलपमेंट का ही पैरामीटर रहता है, जिसके ऊपर वो जात जो वोट दे रहा है जात के नाम पे, वो पार्टियों का आकलन करता है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, जो लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारे पास इतना वजह है कि इस सरकार को बदल दिया जाए, इस सरकार को पलट दिया जाए। तो नीतीश कुमार के साथ ये फायदा रहा है कि डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जिसका मापदंड हर आदमी के लिए अलग अलग है।
किसी के लिए कम ज्यादा होता है, किसी के लिए ज्यादा भी कम होता है। अब विपक्षी पार्टी अपने समय को भूल जाते हैं, इनको रोड दिखता नहीं, इनको बिजली बिहार में दिखती नहीं, नल जल योजना दिखता नहीं, तो कोई बात नहीं, वो अपना पक्ष लेके जा सकते हैं जनता के पास। पर मूलतः जो बात मैं कहना चाहता हूं आपको और आपकी जनता को, कि जंगल राज बिहार में किसी ने नहीं भूला है। 2020 के इलेक्शन में मैं आपको थोड़ा डेटा देना चाहता हूं। 2020 के इलेक्शन में पहले फेज में 55 सीट पे इलेक्शन हुआ था, शाहबाद और मगध वाले एरिया में ज्यादा वो था। उस 55 सीट में 45 सीट राजद और सीपीआई-एमएल जीती है। जब इस बात का हल्ला हुआ कि भैया अब तो आरजेडी जीत रही है, आरजेडी की सरकार बन रही है, नेक्स्ट 2 फेजेस में इलेक्शन बुरी तरह और बिल्कुल ही पलट गया। और यही नहीं, ये इलेक्शन का फाइनल डे होने के बाद और काउंटिंग शुरू होने के पहले ये 2 दिन का जो पीरियड था, ये राजद के गुंडे, खास करके जो उनके यादव और जो मुसलमान का जो कॉम्बिनेशन जो है, वो लोगों को इतना उत्पीड़ित कर रहे थे, उगाही शुरू कर दिया कि भैया अभी 2 दिन है, 2 दिन में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जिसको जो देना है दे दो, वरना अगर हमारी सरकार अगर बन गई उसके बाद हम 5 लाख से कम में नहीं मानेंगे। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जनता कोई नीतीश कुमार से बिगड़ी हुई है। जनता नीतीश कुमार से खुश चाहे ना हो, कुछ उनके हेल्थ रीजन को देख करके, कुछ फटीग होता है एक ही चेहरा देखते देखते, कुछ एंटी इनकम्बेंसी होता है, पर इतना रोष बिहार में किसी जात में, किसी रीजन में नहीं है कि वो नीतीश को हटा करके जंगल राज यादव और मुसलमानों का वापस लाने की ऐसा कोई वोटिंग करेंगे। अविनाश जी, कुल मिलाकर ये है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता अभी भी बिहार में देखने को मिलती है। हिमांशु कुमार जी क्या जवाब देंगे नीतीश कुमार? मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं। चलिए ठीक है जी। तथ्यात्मक जी, बहुत जल्दी तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। देखिए नीतीश कुमार बहुत ही, वो हेल्थ उनका चाहे कुछ भी हो, दिमाग उनका बहुत शातिर है। नीतीश कुमार ने 2022 में जब जाति जनगणना कराई, तो इससे लोगों को ये समझ में नहीं आया कि नीतीश बाबू ये जाति जनगणना किसके लिए करा रहे हैं। नीतीश बाबू ने जाति जनगणना सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कराया था। जाति जनगणना के बाद जितने भी ये छोटे छोटे कास्ट हैं, 0.02%, 0.01%, कोई 1.25%, जिसको पंचकुनिया कहते हैं, ईबीसी कहते हैं, ओबीसी अदर देन यादव और कुर्मी, ये जितने भी छोटे छोटे कास्ट है, उनको अपने नंबर के बारे में पता चला। और जब उनको अपने नंबर के बारे में पता चला, तब उन्होंने अपना अभिभावक नीतीश कुमार में देखा। तो आज के डेट में मैं आपको भली भांति कह सकता हूं कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति की वजह से, अपने डेवलपमेंट की वजह से, अपने छवि की वजह से सरकार बचा ले जाएंगे। कहीं ना कहीं वही बात मैं कह रही हूँ कि लोकप्रियता बिहार में नीतीश कुमार की देखने को मिलती है। हिमांशु जी, बिल्कुल, ये छोटी छोटी जातियां जो उनको पितामह मानती है। हिमांशु जी, नीतीश कुमार की लोकप्रियता का चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ेगा, क्या कहेंगे हिमांशु जी? निश्चित तौर पे चुनाव परिणाम पे इस पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और नीतीश कुमार से विकास के मैटर में, विकास के मामले में विपक्षी दल चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वो नहीं कंपैरिजन कर सकती है। अपने उनकी जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं बिल्कुल टक्कर में है ही नहीं। तो विकास के मुद्दे पे वो लड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो लोग जातीय समीकरण बनाकर या फिर एसआईआर के मुद्दे या अनावश्यक जो मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं रखते हैं, उनको वो लाना चाहती है। और वो पीछे के माध्यम से वो चाहती है कि किसी तरह उनकी कुछ सीटें आ जाए और वो किसी तरह अपनी प्रतिष्ठा को बचा पाए इस चुनाव में। लेकिन उनकी कोई विकास को लेकर कोई दृष्टि नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है। वो पूरी तरह चुनाव को अन्य मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं, जबकि हम लोग का प्रयास है विकास के मुद्दे पे हो, रोजगार की बात हो। तो रोजगार के संदर्भ में भी मैं कुछ डाटा रखना चाहता हूं। जनरली जो युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है युवाओं के बीच में रोजगार को लेके है। और आरजेडी है रोजगार के मुद्दे पिछले इलेक्शन में उठाने का प्रयास की थी, इस बार तो वो छू भी नहीं रही है, क्योंकि उनको पता है कि इस मुद्दे पे भी वो सरकार के से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, अपने आप को कहीं तरह रख नहीं सकते हैं। तो आप देखिएगा, जब रोजगार की बात है तो जो आप 2005 से 2015 के बीच में आप देखिएगा तो करीब 8 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। ये जो रिपोर्ट है, जो मैं डाटा प्रस्तुत कर रहा हूँ, विभिन्न प्रकार के जो विभाग हैं वहां से ये कलेक्ट किया गया है। आप लोग भी जाके वहां पे जाके देख सकती हैं। और 2000 आप देखते हैं उसके अंदर शिक्षा विभाग में करीब 4.5 लाख से ऊपर नौकरियां दी गई है। गृह विभाग, स्वास्थ्य, राजस्व, भूमि सुधार, अन्य विभागों में करीब 65 लाख के लगभग रोजगार दिए गए हैं। तो ये सब जो डाटा है 2000
चलिए 15 से ठीक। 2025। सैफ अली खान जी और बहुत 2005 मुस्कुरा रहे थे आप, सैफ अली खान जी बहुत मुस्कुरा रहे थे आप, लेकिन जिस तरीके से ये कह रहे हैं हिमांशु जी कि लगातार आरजेडी जो है रोजगार के मुद्दों को नहीं उठा रही है इस बार। देखिए जनता तो रोजगार चाहती है, विकास चाहती है, लेकिन विपक्ष विकास और रोजगार की बात ही नहीं कर रहा है 2025 में। ऐसा क्यों है? जवाब दीजिए सैफ अली जी। पहली बात यह है कि 20 सालों में नीतीश कुमार जी की सरकार थी, ये 4.5 लाख इन्होंने रोजगार जो जुड़ा है वो हमारे 17 महीने के तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल में शिक्षा विभाग हमारे ही पास था और हमने 4.5 लाख लोगों को परमानेंट नौकरी की और जो लोग अनुबंध पे थे उनको भी हमने परमानेंट उसी बीच में किया। इन पिछले 18 सालों में उन्होंने क्यों नहीं किया था? बहुत विकास के मुद्दे पे और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे 20 साल में ये कामयाब थे। तो अभी आखिरी महीने में इन्होंने 1100 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन क्यों दिया? 10,000 का औरतों को रोजगार करने के लिए अभी क्यों दिया? वोटरों को लुभाने के लिए। इनकी सारी चाल खत को समझ रही है जनता और जनता इस बार इनको 20 साल जो उन्होंने कुकर्म किए हैं और ये एक साहब कर रहे 65 लाख रोजगार दे दिया इन्होंने। ये 65 लाख कहाँ से? ये 65 है इनका दिमाग क्या? एक किसी को लोग कहते हैं 65 है दिमाग में, इनको 65 साल के बाद बुद्धि नहीं आएगी। 65 लाख कहाँ रोजगार दे दिया इन्होंने? और ये आपके जिन्होंने राजनीतिक विश्लेषक को बताया है 20 में रिजल्ट और काउंटिंग के बीच जो लोगों ने उगाही की है, तो किस इलाके में उगाही की है और कितने लोगों से उगाही की है? ये 5 लोगों का नाम बता सकते हैं जहां उगाही की गई है? ये सिर्फ झूठ बोलते हैं लोग। आगे चलिए ठीक है, अविनाश जी जवाब दीजिए। लालू जी का झोला जूता उठाने वाले लोग तो मैं पहचानता देखिए हूं। सैफ अली साहब को मैं इतना बस बोलना चाहता हूं कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यूपी में सरकारी जमीन को लूट करके जो आदमी मस्जिद बनाता हो उसको क्या प्रमाण देने की जरूरत है? क्या इस देश में मुसलमानों को जमीन लूट के मस्जिद बनाते देखा या नहीं देखा? तो इनको इनसे ईमान की क्या बात करते हैं? ये तो सड़क पे निकलते हैं लोगों का सर काटने के लिए। मुझसे पूछ रहे उगाही का नाम बताइए। अरे आप है सामने स्क्रीन पे, आप है वो, आप ही है वो जो रैली में बोलते हैं सर तन से जुदा। आप ही है वो जो सरकारी जमीन लूट करके मस्जिद बनाते हैं। और कांग्रेस के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि आज बड़ा मुबारक दिन है बिहार के लिए। आज राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का एक डेवलपमेंट का पैमाना होता है किसी भी राज्य में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। आज राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा है। ठीक है, वहां कोई जमीन लूट के मस्जिद नहीं बनाई जा रही है, ना कोई उद्घाटन किया जा रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, कांग्रेस वाले जो है वो अजीब से नशामय है। अभी वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी 100 किलो का मोटरसाइकिल और 2 सवारी और गाड़ी जो है 4पहिया गाड़ी 3000 किलो का और 1 सवारी, ये दोनों जब एक्सीडेंट करती है तो उसकी मशीनें कहाँ उड़ जाती है? अभी ये शोध कर रही है। चलिए ठीक है, समय का अभाव है सैफ अली जी। अब ये तो वक्त बताएगा कि आखिरकार बिहार का बॉस कौन होगा, लेकिन पार्टियां जो है आरोप प्रत्यारोप तो लगाती रहती है, लेकिन जनता चुनेगी कि आखिरकार बिहार का बॉस कौन होगा और वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल समय का अभाव है, यही चर्चा को हम रोकते हैं। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।